1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर श्योर विद अवधेश। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और आज हम लेके आए इसका 4th वीडियो। अभी तक की जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसमें आपने समझा ही कैसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और उस फ्रैक्शन को यूज़ करके हम कैसे आगे के सवाल करते हैं जिनमें कांस्टेंट एक्सपेंडिचर होता है। या लास्ट वीडियो में आपने देखा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जिसमें कोई भी क्वांटिटी किन्हीं भी दो दूसरी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है, अगर वो कांस्टेंट रहती है तो उनके इंक्रीज या डिक्रीज को हम कैसे हैंडल करते हैं। उम्मीद है अभी तक की सारी वीडियोस आपको एकदम अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपको काफ़ी पसंद भी आ रही हैं वो वीडियोस, जिस तरह से रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वीडियोस के ऊपर। तो हम लेकर आए एक नई वीडियो, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो जो कॉन्सेप्ट उनमें आएंगे वो हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 35% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। He obtains 27% of the total marks and fails by 40 marks. Find the total marks. ये क्या कह रहे हैं कि एग्जाम में किसी बच्चे को पास होने के लिए मिनिमम 35% नंबर चाहिए और वो 27% नंबर लाता है और 40 मार्क्स से फेल हो जाता है। मतलब जो उसको पासिंग मार्क्स चाहिए थे उससे 40 मार्क्स कम आते हैं। तो हमें टोटल मार्क्स पता करने हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आपको एक बात समझनी है कि उसके 35% नंबर आए। ठीक है, 35% नंबर आए, सॉरी 35% नंबर उसको चाहिए थे और उसके आए कितने, 27% मार्क्स। लेकिन 27% मार्क्स जब आए तो 40 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर उसके जो 27% मार्क्स आए हैं इसमें अगर 40 मार्क्स और जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 35%। ये 35% हो गया, समझ रहे हैं आप। तो अगर ये 27% हम इधर ले जाएं तो आ जाएगा 35% माइनस 27%, ये हो जाएगा 40 के बराबर। और ये कितना हो गया, 8% बराबर हो गया 40 के। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि 27% मार्क्स उसके आए, 40 मार्क्स से वो फेल हुआ। मतलब जो उसने उसको पास होने के लिए चाहिए थे मार्क्स, उससे उसके 40 मार्क्स कम आए। मतलब ये अगर 27% में उसके 40 मार्क्स जोड़ दें और तो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए कितने चाहिए, 35%। तो ये 27% प्लस 40 35% हो जाएंगे। तो इसको हमने सोल्व कर लिया। अब हमारे पास आ गया कि 8% की वैल्यू आ गई 40। अब हम देखिए इसमें 1% निकाल लेंगे। 1% कितना हो गया, 5। अब हमें क्या निकालना है, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100%। तो 100% आ गया 500। ये हमारे टोटल मार्क्स आ गए। अब देखिए एग्जाम में, ये हम समझाने के लिए इतना आपको बताया है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको ये देखना है 35% चाहिए थे, 27% आए हैं, कितना डिफरेंस हो गया, 8%। और कितने से फेल हुआ, 40 मार्क्स। तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए 8% 40 के इक्वल है। 8% 40 के इक्वल है, तो अब इसमें आप 1 निकालिए, नहीं तो आप इसको क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 4% आ गया 20। अब दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर देंगे तो 100%, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% आ जाएगा 500। डन। तो आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना है कि जितने चाहिए थे और जितने उसका है उनका डिफरेंस कितना है और जितने मार्क्स से फेल हुआ वो इक्वल होगा। ओके, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे भी और सवाल, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। The question is next. A student who gets 20% marks in an exam fails by 24 marks. Another student gets 38% but scores 48 marks more than the passing marks. Then the percentage of pass marks is how much? अभी क्या कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसके 20% नंबर आते हैं तो वो एग्जाम में 24 नंबरों से फेल हो जाता है। और जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है उसके 38% स्कोर आते हैं मार्क्स, तो वो 48 नंबर ज़्यादा लाता है पासिंग मार्क्स से। तो हमें पासिंग परसेंटेज बताना है कि पासिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है। ये इस तरह के सवालों को हम कैसे करते हैं,
अब देखिए हमें इतना तो समझ आ गया है कि 20% मार्क्स आए और इसके 38% मार्क्स आए, तो ये फेल हो रहा है और ये पास हो रहा है, तो मतलब जो पासिंग मार्क्स है वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा। हम मान लेते हैं यहां पर कहीं पासिंग मार्क्स है, तो जो 20% मार्क्स है वो यहां कहीं होंगे और जो 38% मार्क्स आए हैं वो यहां कहीं होंगे। ये हमने पासिंग मार्क्स मान लिया। अब ये कह रहे हैं जो 20% मार्क्स लाया है वो 24 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो 24 है, ठीक है। और जो 38% मार्क्स लाया है उसके 48 मार्क्स ज्यादा हैं, तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो 48 है, ठीक है। तो अब हम ये समझ गए, अगर हम यहां पर ये देखें कि परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 18% और मार्क्स में डिफरेंस कितना है 24 और 48 72, ये मार्क्स का डिफरेंस है 72। तो हम ये समझ गए जो 18% है उसी की वैल्यू 72 है, समझ गए आप। अब हमें 24% या तो हम 24 मार्क्स की वैल्यू निकाल लें या 48 मार्क्स की वैल्यू निकाल लें। हम ये जानते हैं अगर ये दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो 24 आ जाएगा और ये 6% आ जाएगा। 6% की वैल्यू आ गई 24 मार्क्स। तो ये जो 24 मार्क्स इसके कम आए, मतलब इसने 6% कम स्कोर किया था। तो पासिंग परसेंटेज हमारा कितना हो गया यहां पर 26%, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्रॉस चेक के लिए हम इधर से देख लेते हैं 48 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर 24 की वैल्यू 6% है तो 48 की वैल्यू 12% आ गई। तो इसमें से 12 अगर हम करेंगे माइनस 12% तो भी 26% ही आ रहा है, मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब इसमें देखिए इतना, ये सिर्फ समझने के लिए, हमें पहली बार जब हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस में, तब हम इतना कुछ करेंगे। जब एग्जाम में आएगा तो हम इतना ये देखते हैं कि ये पासिंग मार्क्स से कम है, मतलब ये -20 हमने मान लिया, और ये पासिंग मार्क्स से ज्यादा है और मतलब ये 38 मान लिया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 18%, ठीक है ना। कि पासिंग मार्क्स से कम है 20 और वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 18%। और मार्क्स कितना कम है, इसमें 24 कम है और उसमें 48 ज्यादा है, तो 18% की वैल्यू सीधा आ गई 72। हम एग्जाम में स्टार्ट ही यहां से करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस परसेंटेज में और मार्क्स का सम। मार्क्स का सम इसलिए कि एक पासिंग मार्क्स से कम है और एक पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, तो डिफरेंस ऐड हो जाएगा। अगर कहीं सवाल में ऐसा आ जाए कि दोनों ही पासिंग मार्क्स से कम है, तो हम उसमें जो है एग्जाम जो उसने मार्क्स लिए उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर ये कहता 20% लाया और वो फेल हो गया 30 मार्क्स से, और वो 32% लाया और फेल हो गया 10 मार्क्स से, तो पासिंग मार्क निकालो। तब हम क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस हो गया 10%, और यहां पर जो है जो मार्क्स हैं इसका भी डिफरेंस लेंगे, क्योंकि 20% यहां है 30% यहां है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20। 10% की वैल्यू 20 आ गई, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स की वैल्यू हो गई। 1% यहाँ पे 30 से वो फेल हो रहा है, तो 15% इसमें ऐड कर देंगे। ओके, आप समझ गए होंगे इस बात को कि अगर पासिंग मार्क्स के दोनों जो परसेंटेज हमें दी है वो पासिंग मार्क्स के एक तरफ आ जाएंगी, तो हमें मार्क्स का भी डिफरेंस लेना पड़ेगा और परसेंटेज का भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। और अगर एक कम है एक ज्यादा है मार्क्स, तो हमें परसेंटेज का डिफरेंस लेंगे और मार्क्स का सम कर उसको इक्वेट करेंगे। ओके, समझ आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम a student got 30% marks and failed by 25 marks. In the same exam, another student got 42% marks and got 20% marks more than the passing marks. The passing marks were how much? देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली, इसको समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम आप दे सकते हैं एग्जाम में भी, मतलब ये उन सवालों में से नहीं है जिसमें आप देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है कि एक एग्जाम है उसमें स्टूडेंट जो है 30% मार्क्स लाता है और 25 मार्क्स से फेल हो जाता है, और
उसी एग्ज़ाम में एक जो दूसरा स्टूडेंट है वो 42% मार्क्स लाता है और जो पासिंग मार्क्स है उससे 20% मार्क्स ज़्यादा लाता है, मतलब इसमें 20 मार्क्स ज़्यादा नहीं है, 20% मार्क्स ज़्यादा है, तो हमें पासिंग मार्क्स पता करने हैं। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब हमें ये तो पता है जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 30% और 42% के बीच में कहीं होंगे, क्योंकि 30% लाने पर फेल हो रहा है और 42% लाने पर उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो हमने ये मान लिया कहीं ये पासिंग मार्क्स है, इधर उसके 30% मार्क्स है और ये 42%। ये कितना डिफरेंस दिया हुआ है हमें? ये डिफरेंस दिया हुआ है हमें 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स दिए हुए हैं ये। अब यहां पर हमें जो दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है कि ये जो 42% मार्क्स उसके आए हैं वो पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा है। तो हम 20% का फ्रैक्शन हम जानते हैं क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1:5। ठीक है, 1:5 मतलब अगर पासिंग मार्क्स को हम 5 माने तो जो 42% है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 + 1 6, ये 6 की वैल्यू हो गई 42%। समझिए इस बात को, 20% ज्यादा है तो हमने 20% के फ्रैक्शन को यूज किया। अगर पासिंग मार्क्स हमारे 5 है तो ये, और ये हमें सवाल में कितना दिया हुआ है? 42%। तो 6 की वैल्यू 42%, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 35%। तो हम यहां से सीधा निकाल सकते हैं, सॉरी 6 की वैल्यू 42%, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 7%, तो 5 की वैल्यू आ गई 35%। समझ गए आप कि जो 35% है वो उसके पासिंग मार्क्स हैं। हमें इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कहा ये एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर आप इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकालने की 12% और फिर सोचें 25 के साथ हम क्या ऐड करेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा कि ये 5 है तो 20% के ज़्यादा के साथ ये 6 हो जाएगा, और 6 की वैल्यू में 42% दी हुई है तो 1 की वैल्यू हो गई 7%, तो 5 की वैल्यू 35%। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल 42% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 53 प्ले क्रिकेट। If 15% of students play none of the games, then find the percentage of students who play both. देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें 42% जो स्टूडेंट हैं वो फुटबॉल खेलते हैं और 53% जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। अगर 15% ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, बस बैठे रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, तो हमें ऐसे बच्चों की संख्या बतानी है जो दोनों गेम खेलते हैं। तो ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन आते हैं इनको हम डील करते हैं सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में क्या होता है कि हमें इसमें सेट्स बनाकर हम इसको सॉल्व करते हैं, या फिर इसका एक और तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। आपने देखा भी होगा वेन चित्र के जरिए हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। ये 15% बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे, समझ रहे हैं आप? तो अगर हम मान लेते हैं टोटल बच्चे हमारे पास कितने होते हैं, हमेशा हम क्या मानते हैं, टोटल परसेंटेज कितना होता है हमारा? 100। अब उसमें से 15% जो है जो बिल्कुल कुछ नहीं खेलते हैं, नो गेम्स, जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, वो है 15%। तो मतलब कि ऐसे बच्चे कितने हैं जो कम से कम एक गेम तो खेलते ही हैं, एटलीस्ट 1। इसमें से घटा देंगे 85%। देखिए हमें लिखना नहीं है या इतना कुछ दिमाग नहीं चलाना है, तो ये जैसे ही हम पढ़े सवाल हमें समझ आना चाहिए कि 15% स्टूडेंट्स ऐसे जो कोई सा गेम नहीं खेलते हैं, तो बच्चे कितने? 85%, वो कम से कम एक गेम तो खेलते हैं। अब हम इसको पहले तरीका क्या जो हमें अभी तक हम पढ़ते हैं कि हम इसमें वेन डायग्राम बनाते हैं। ऐसे 2 सर्कल हम बनाते हैं, ये है फुटबॉल का सर्कल और ये है क्रिकेट का सर्कल। ठीक है,
फुटबॉल और क्रिकेट मिलाकर कितना बन रहा है? 42 और 53 कितना हो गया? ये 95% हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास होना चाहिए 85%, क्योंकि टोटल बच्चे तो हमारे पास 85 ही बच्चे जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो हमारा ये 10% कैसे बढ़ गया? भाई दोनों खेलने वाले बच्चे हमें 95 दिख रहे हैं और हमारे पास होना चाहिए 85, क्योंकि ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ गेम, मतलब जो दोनों गेम खेलते हैं, जो इसमें भी काउंट हो रहे हैं और इसमें भी काउंट हो रहे हैं। इस वजह से वो हमारे पास डबल काउंट हो रहे हैं, इसलिए हमें ये 53 और 15 जो है, सॉरी 53 और 42 95 दिख रहा है। तो कितना हो गया वो डबल खेलने वाले? ये 10% हो गए। अब ये 10% है और हमसे कोई पूछे कि सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 53, 10% इधर आ गए, तो ये हो जाएगा 43, ठीक है। और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? सॉरी फुटबॉल वाले हैं 42, तो 10 इधर है, तो ये 32 रह जाएगा। और क्रिकेट खेलने वाले 53, 10 इधर है, तो ये 43 हो जाएगा। समझ गए आप इस बात को? अब हम इसको टोटल कर ले, कितना आ रहा है? 32 प्लस 43 75 प्लस 10 85। 85 और 85 मैच कर गया हमारा, कि जो एटलीस्ट एक गेम खेलने वाले बच्चे हैं वो 85 मैच कर रहा है। तो उम्मीद है ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। ये एक बहुत इजी तरीका है जो हम करते हैं वेन डायग्राम बनाकर। इस फिगर को बोलते हैं वेन डायग्राम, वेन चित्र। अगर हमें ये वेन डायग्राम नहीं बनाना है, देखिए इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो जाती है कि कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि हम किसको, ये 10% कहाँ से माइनस होगा और कहाँ प्लस होगा। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ये आपको ऐसे ही याद करना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों मिलाकर जिसमें कॉमन ना हो, इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन का साइन होता है और ये यूनियन का साइन होता है। अब देखिए हमें ये क्या निकालना, पी ए और बी, मतलब या तो पी ए हो या बी हो, मतलब इन दो ऐसे सेट, वो आइटम जो या तो ए में आए या बी में आए, हमें वो निकालने हैं। अब जैसे इसमें पूछा गया है कि एटलीस्ट 1 वाले कौन से होंगे, 85 हमने निकाले थे, तो ए यूनियन बी जो है वो 85 है, तो ये 85 हो गया। पी ए कितना है, मतलब जो ए में, मतलब अगर फुटबॉल खेलने वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास? 42। क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं? 53। ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, जो दोनों खेलते हैं, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना हो गया? 95। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10। ये हमने फॉर्मूले से कर लिया और ये हमने वेन डायग्राम बनाए कर लिया। देखिए फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, आपको इसको देख के डरना नहीं है। पी ए यूनियन बी, मतलब यूनियन का मतलब होता है वो आइटम जो इन दोनों में से किसी एक में आ रहे हों। पी ए जो ए में आ रहे हैं, पी बी जो बी में आ रहे हैं, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो इन दोनों में आ रहे हैं। तो ये ऐसे फॉर्मूला बनता है। ये अगर फॉर्मूला 2 से ज्यादा भी आ जाएगा, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं फॉर्मूला याद करना आसान है इसमें। अगर 2 से ज्यादा आइटम आ जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहां पर आप बनाने में टाइम बहुत वेस्ट कर देंगे। कि यहां पर जब 3 वाला वेन डायग्राम बनता है तो वो ऐसे बनता है। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें हमें ढूंढते रह जाते हैं हम कि ए यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, इन तीनों वाले में ये क्या आएगा, फिर उसमें से घटाएंगे यहां पर क्या आएगा, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। फॉर्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। आगे जैसे हम इसके अभी और सवाल करेंगे तो हम आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट से करके दिखाएंगे, ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ओके, इसी का अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल 56% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स and 43% in English.
if 17% failed in both the subjects, what percentage of student passed in both the subjects? ये क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 56% स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल हुए और 43% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए, 17% स्टूडेंट दोनों में फेल हुए। तो अब हमें पता करना है कि ये ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। अब देखिए, इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना होता है सेट थ्योरी का। हमें अगर सेट में हम हमेशा मानते हैं कि फुल वैल्यू 100% है, ठीक है, और अगर हमें पी ए की कोई वैल्यू दी हुई है, अगर ये एक्स है, तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट या पी ए का कॉम्प्लीमेंट होता है 100 माइनस एक्स। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसका उल्टा, रिवर्स। जैसे अगर हमें यहां दिया हुआ है कि x% बच्चे पास हुए हैं, तो हम इसका रिवर्स क्या होगा, फेल बच्चे। पास का कॉम्प्लीमेंट फेल, तो वो हो जाएगा 100 माइनस एक्स। समझ रहे हैं? अगर यहां पर लिखा हुआ है कि 100% मतलब x% बच्चे कोई गेम खेलते हैं, दे प्ले सम गेम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डू नॉट प्ले दैट गेम। यहां पे अगर x% फुटबॉल खेलते हैं तो 100 माइनस x% फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये उसका हम समझ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये हम इसमें यूज करेंगे। अभी देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, क्योंकि हमें फाइनली निकालना किसमें है कि जो बच्चे पास हुए, और हमें सब क्वेश्चन में सारी चीजें जो दी हुई हैं वो फेल बच्चों की दी हुई हैं, और हमें पास का निकालना है। तो हम जितना भी ये सब डाटा दिया हुआ है इसको हम पास के उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, अगर फेल हमें दिया हुआ है 56%, ये कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स। फेल्ड कितना है, 56%, तो हम क्या कह सकते हैं, पास कितने हुए, 100 माइनस 56 कितना हो जाएगा, 44%। ऐसे ही इंग्लिश में फेल्ड कितना दिया हुआ है हमें, 43, तो पास कितने हुए, 57%। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, 17% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। मतलब 17% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। मतलब अगर ये 17% बच्चे हम हटा दें तो हमारे पास वो बच्चे बचेंगे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास जरूर हुए हैं। तो ये हमारे पास पूरा 100 का वो है, ये हमारे पास पूरा 100 का स्कूल है, यह स्क्वायर है। अब इसमें से हमने 17% बच्चे, मान लीजिए हमने ये 17% बच्चे हटा दिए, तो हमारे पास ये बाकी बच्चे क्या बचे, जो ये 17% कौन है, जो दोनों में फेल हुआ है। तो हमारे पास कौन से बच्चे बचे, जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास जरूर हुए हैं। ये एक सब्जेक्ट में पास जरूर हुए होंगे, तो कितने बचे, 83। समझ गए आप कि हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स पासिंग इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट कितने हो गए हमारे पास, 83%। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ 44% पास हुए हैं मैथ में और इंग्लिश में 57%, तो टोटल बच्चे कितने पास हुए परसेंटेज में, ये हो जाएगा 101%। 101% हो गए, लेकिन पास कितने होने चाहिए थे, 83%, जो एटलीस्ट किसी एक में पास हुए। तो ये हमारे पास 101 कैसे आ गया, क्योंकि इसमें वो बच्चे भी हैं जो दोनों में पास हुए हैं। समझ रहे हैं ना आप? अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, ये इंग्लिश में पास हुए और ये मैथ्स में पास हुए। मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, 44।
तो ये 44 है, और ये कितने हैं 57, ये 57 है। लेकिन हमारे पास ये जो टोटल सम है ई और एम का, ये होना चाहिए 83। ये ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये डबल काउंट हो रहे हैं, ये इंग्लिश में भी काउंट हो रहे हैं और ये मैथ में भी काउंट हो रहे हैं। और ऐसे बच्चे कितने बचे हमारे पास? 101 माइनस 83, तो ये हो जाएगा 18%। समझ गया आप? ये जो हमारे पास बच्चे आए जो दोनों में पास हो रहे हैं, ये आएंगे 18%। ओके, अब हमसे कोई पूछे सिर्फ इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, तो 18 में 44 में से 18 घटेगा, कितना बचेगा? 26%। सिर्फ मैथ में कितने पास होंगे, सॉरी सिर्फ इंग्लिश में कितने पास होंगे? 57 था इधर, तो ये 39%। और सिर्फ मैथ में कितने पास होंगे? 26%। अब हम इन्हें ऐड कर लें, 39 और 18 कितना हो जाएगा? इसको इधर से हम ऐड करके देख लेते हैं। 9 8 17 और 6 23, 3 कैरी ओवर 2 5 6 8 83। ये हमारा 83 मैच हो गया। समझ आ गया आपको? अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं फॉर्मूले के उससे। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, मैथ में पास होने वाले कितने हैं? अगर हम सिर्फ पास वाली वो लिख लें तो मैथ में है कितना? 44%, और इंग्लिश में है 57%। ठीक है, और पी ए यूनियन बी कितना है? 83%। मैथ और इंग्लिश की एटलीस्ट इसमें से किसी एक में पास हुए होंगे 83। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये 83%। हमने क्या फॉर्मूला देखा था? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा 83। पी ए कितना है? 44, पी बी 57, पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये कितना हो गया? 101। इधर आकर हमारे पास ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 18%। तो हमने इधर से भी आंसर निकाल लिया। हमने दोनों तरीके से आपको ये सोल्व करके दिखाया, आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। 70% स्टूडेंट्स ऑप्टेड बायो एंड 48% ऑप्टेड मैथ्स। If there are only 2 subjects to choose from and 45 students took both, then total number of students in the class is how much? ये कह रहे हैं कि 70% स्टूडेंट्स ने बायो को चूज़ किया है और 48% स्टूडेंट्स ने मैथ्स को चूज़ किया है, और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है जिनसे वो चूज़ कर सकते हैं। और 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने क्लास में कितने थे। देखिए इसको हम जहाँ तक जब भी 2 का सवाल आए तो हम कोशिश करेंगे 2 ही सब्जेक्ट हो या 2 ही फुटबॉल गेम्स हो या 2 ही कुछ भी 2 क्वांटिटी हो, तो उसको हम कोशिश करें कि हम वेन डायग्राम से सॉल्व करें। तो इसमें हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये बायो और ये मैथ्स। बायो में हमें कितने दिख रहे हैं? 70%, और मैथ में दिख रहे हैं 48%। हम ऐसे अभी लिख लेते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 118। तो ये 100 से ज़्यादा हो रहा है। और 100 से ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। अब जितना 100 से ज़्यादा होगा उतने ही स्टूडेंट हैं जिसने दोनों चूज़ किए हैं, तो 18 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 18% आ जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है? 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। तो हम क्या करते हैं? 18% जो दिया हुआ है हमें, इसकी वैल्यू है 45। समझ रहे हैं आप?
अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि उसमें पूछा है कि टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं। अब हम इसको ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 18 से डिवाइड करें या कुछ, हमें देख रहे हैं दोनों तरफ अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो 2% इज इक्वल टू 5, तो दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100% इज इक्वल टू 250, ये हमारा आंसर है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 250। अब देखिए इसी में अगर हमसे पूछ ले कि कुल कितने परसेंट हैं जो बायो ले रहे हैं, कितने परसेंट हैं जो मैथ्स ले रहे हैं, तो 70 है, इसमें से 18 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 52%, और ये 48 है तो ये 30%। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 52, 18, 70 और 30, 100। मतलब हमने सही किया, ये क्रॉस चेक करने का तरीका। अगर कोई पूछे सिर्फ बायो वाले कितने हैं, ओनली बायो, तो ये 52% हो जाएगा। और अगर कोई पूछे हमसे ओनली मैथ वाले तो 30%। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। इन अ स्कूल 53% ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक जूस, 47% ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक and 45% drink soda. 20% of students drink juice and soda, 20% drink soda and cold drink both, and 25% drink cold drink and juice, and 15% drink all three. Find the percentage of students who do not drink any of the three beverages. ये क्या कह रहे हैं, एक स्कूल है और देखिए इस सवाल में कितना बड़ा सवाल है, इसमें 3 बेवरेजेस हमें दिए हुए हैं। अब हमें उनके सेट्स बनाने हैं। एक स्कूल है जिसमें 53% स्टूडेंट जो है वो जूस पीते हैं, 47% कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और 45% सोडा पीते हैं। 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जूस एंड सोडा पीते हैं, 20% जो है जूस कोल्ड ड्रिंक और सोडा पीते हैं और 25% जो है कोल्ड ड्रिंक और जूस पीते हैं, एंड 15% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों चीज़ें पीते हैं। फाइंड द परसेंट, मतलब हमें ऐसे स्टूडेंट्स का परसेंटेज पता करना है जो इन तीनों में से कुछ भी नहीं पीते। तो देखिए 3, जब हम इसको अगर वेन डायग्राम से करने का कोशिश करें तो हमारा ये 3 का वेन डायग्राम बनेगा ऐसे। हम इसे मार्क कर लेते हैं, ये जूस है, ये कोल्ड ड्रिंक है और ये हमारे पास सोडा है। अब देखिए ये जो पोर्शन है जो बीच में तीनों में कॉमन है, ये ऐसा है जो तीनों चीजों में कॉमन आएगा, और मतलब ऐसे स्टूडेंट जो तीनों बेवरेजेस पीते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा इसी से जो सब में कॉमन है। हमें क्या दिया हुआ है, 15% ऐसे हैं जो तीनों बेवरेजेस पीते हैं, तो हम सबसे पहले यहां पर 15% लिख लेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, नहीं अदरवाइज अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमें इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए अब हम लिखते हैं जूस वाले कितने हैं, 53, ये हमने 53 लिख लिया। कोल्ड ड्रिंक वाले हैं 47 और सोडा वाले हैं 20। अब हमें देखना है 20% स्टूडेंट है जो जूस और सोडा वाले हैं। जूस और सोडा वाला कौन सा होगा, ये पूरा, ये मैं आपको अलग उससे मार्क करके दिखा देता हूं। ये जो है पोर्शन, ये होगा पूरा जूस एंड सोडा में। ठीक है, अब कितना दिया हुआ है हमें, ये 20, तो 15 हमारे पास इधर पहले से है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 5। अगला हमें क्या दिया है, 20% सोडा एंड कोल्ड ड्रिंक। अब सोडा एंड कोल्ड ड्रिंक वाले कौन से हैं, ये सोडा है हमारा, ये कोल्ड ड्रिंक है, तो ये जो है, ये जो पोर्शन है ये सोडा एंड कोल्ड ड्रिंक है। सोडा एंड कोल्ड ड्रिंक कितना है, 20%, तो ये 15 हमारे पास पहले से, इधर भी 5 आ जाएगा। ओके, अब जो हमें ये जूस और कोल्ड ड्रिंक कितना दिया हुआ है, 25% कोल्ड ड्रिंक एंड जूस। तो इसको अगर हम ये मार्क करें, जूस और कोल्ड ड्रिंक वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है
ये जूस और कोल्ड ड्रिंक वाला है। कितना दिया हुआ है हमें? 25%। 25 का मतलब हमें 15 तो इधर पहले से है, अब ये कितना बच जाएगा इधर? 10। ये समझ आ गया आपको हमने ये कैसे नोट किया है? अब देखिए, अगर हम इसमें पहले 15 तीनों वाला नहीं लिखते तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते कि हम यहाँ पर 25 लिख देते और ये गड़बड़ हो जाती। अब हमें क्या निकालना है कि सिर्फ जूस वाले कितने हैं, इसमें सिर्फ जूस वाले कितने बचे? टोटल 53 है, 53 है। ये कितना हो गया? 10 और 15 25 और 5 30, तो ये हो गया 23। ठीक है। केवल कोल्ड ड्रिंक वाले, ओनली कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं वो कितने हैं? 10 और 15 25 और 5 30 और ये 47 है, तो ये 17। ठीक है। ये कितना है? सो इधर जो है ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 25 45 में से कितना बचा? ये 20। हमने सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, समझ आ रहा होगा आपको। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में से ऐसे कौन है जो कुछ भी नहीं पीते हैं। मतलब अब हम अगर ये निकाल लें ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते हैं या एक बेवरेज जरूर पीते हैं, तो अगर हम 100 में से माइनस कर दें तो हमारे पास वो बच जाएंगे जो कुछ नहीं पीते हैं। हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे बच्चों का जो कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते हैं। अब हम इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास सम आ जाएगा ऐसे बच्चों का जो कम से कम एक जो बेवरेज है इन तीनों में से वो जरूर पीते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 20 25 40 45 और 23 कितना हो जाएगा? 45 और 23 68 और 10 78 और 17 95। हमारे पास ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 95। मतलब 95% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक बेवरेज इन तीनों में से जरूर पीते हैं। तो हमारे पास अब बच कितने गए? 100 माइनस 95 5। मतलब 5% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन तीनों में से कोई भी बेवरेज नहीं पीते। ये हमारा आंसर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए हमने जो तरीका अभी आपको एक फॉर्मूले वाला तरीका बताया था, हम उससे इस सवाल को करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। हालांकि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना आ गया होगा, इसमें बस हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे तीनों में कॉमन कौन है, तभी हम ये दो वाला डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से बना पाएंगे। ओके, इसे अब हम फॉर्मूले वाले तरीके से देखते हैं। देखिए, अब इसी क्वेश्चन को अब अगर हम फॉर्मूले से करेंगे, हम ये मानते हैं कि इसमें 3 बेवरेजेस हैं, तो हमें ऐसा निकालना है जो तीनों में से कोई भी नहीं पीते हैं। तो वो क्या होता है? 100 माइनस जो कम से कम एक बेवरेज पीते हैं। तो जो तीनों में से कम एक बेवरेज पीते हैं उसका क्या वो होता है? नोटेशन P ऑफ A यूनियन B यूनियन C। मतलब इन तीनों में से कहीं ना कहीं कम से कम एक बार जरूर वो आएगा इसमें पर्सन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए, हमने अभी इससे पहले वाले उसमें बताया था, ये बड़ा आसान होता है लिखना। PA प्लस PB प्लस PC। अब इसमें हमें यह ध्यान देना है कि जितने भी ओड वाले होते हैं, मतलब 1 3 5, वो हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, और जितने भी इवन वाले होते हैं जैसे कि 2 का पेयर 4 का पेयर, वो हमेशा नेगेटिव में रहेंगे। हमने PABC ये एक वाले सिंगल आइटम है, तो ये हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। अब हमें 2 वाले पेयर लिखने हैं तो वो हम नेगेटिव में लिखेंगे। P ऑफ A एंड B माइनस P ऑफ B एंड C माइनस P ऑफ C एंड A। 2 वाले हो गए सारे। अब 3 वाला लिखेंगे, लेकिन वो
प्लस में प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये फॉर्मूला हो गया। हमें ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने ये फॉर्मूला लिखने का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे लिखते हैं। A यूनियन B यूनियन C, सबका पहले ये जो ऑड टर्म्स होते हैं वो प्लस में आते हैं, तो सिंगल वाले सारे प्लस में आ गए। इवन टर्म्स जो होते हैं नेगेटिव में आती हैं, दो वाले जितने भी पेयर्स हैं वो नेगेटिव में आ गए। अब 3 का एक ही पेयर बनेगा तो वो प्लस में आएगा। अब हम इसमें सिंपली ये तो हमें निकालना है, तो बाकी सबकी हम एज इट इज वैल्यू रख देते हैं। PA कितना है 53, PB कितना है 47 और PC कितना है 45, A एंड B कितना है 20, B एंड C कितना है 20। इसमें आपको ये नहीं देखना B क्या है C क्या है, दो के पेयर में हम ये दो का पेयर है तो वो सब माइनस कर देंगे। और C एंड A -25 और A B C तीनों का इंटरसेक्शन कितना 15, तो ये आ जाएगा +15। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं 53 और 47, या ऐसा करते हैं इनको पहले काट लेते हैं, ये 20 और 45, ये इस 45 को काट देंगे, ठीक है। ये 20 इसमें से कट जाएगा तो 27 बचेगा इधर, 27 और 53, 27 और 53 कितना हो गया 80 + 15 95। यही हमने आंसर निकाला था A यूनियन B यूनियन C। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब ऐसा वो जो इनमें से कोई भी नहीं पीते हैं, तो 100 - 95 5, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए जब जहां तक मैंने बताया आपको, जब भी 2 वाला क्वेश्चन आएगा 2 आइटम वाला, उसको हम कोशिश करेंगे कि वेन डायग्राम से करें, क्योंकि वो आसानी से बन जाता है। जैसे ही 3 वाला आएगा हम उसके वेन डायग्राम में जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे, और जब आप इसके 2 3 4 5 सवाल इस तरह से कर लेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको टिप्स पर आ जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यूज रख के उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे आपको बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से समझाए हैं, आपको सभी समझ आ गए होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, ताकि आपको इसमें कोई भी डाउट ना रहे, और इस तरह के सवाल जब भी आपके एग्जाम में आए आप उसको बिना किसी एरर के विद कॉन्फिडेंस सॉल्व कर सकें। तो ऐसे ही हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।